जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम आपको पता चले गया होगा, नहीं चला तो देखिए क्या लिखता हूं। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, पढ़ने तो आता ही होगा। चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड दूसरा भी ये आप एक टॉपिक कवर है, दैट इज तो सर ध्यान से समझिए, हालांकि ये बहुत ही फालतू चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई ज्यादातर यूज नहीं करता, आपने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, रियल में देखा जाए तो मैंने भी नहीं देखा, ऐसा नहीं है, बट लिटरली ऐसा बोला जाए कि इसका यूज नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है, नॉलेज रखना जरूरी है तो पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को खत्म करके नया एक एक्ट लाना चाहिए जो स्पेसिफिकली करेक्ट जो चीजें हैं उनको डील करता हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है ना, है ना। अभी वो दूसरे मुद्दों पे बिजी है, हालांकि खाली बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा लॉ मिनिस्टर होगा उसके पास काम नहीं होगा, बस काम करने का भी काम नहीं है। तो चलो, हमें क्या करना है, हमें दो टॉपिक्स यहाँ पे थ्योरेटिकली कवर करने हैं, प्रैक्टिकली तो बेटा वो सभी एक ही बात है। पहला टॉपिक क्या है और दूसरा क्या है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, थ्योरेटिकली कवर करने हैं। बट अगर मैं बोलूँ ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते तो दीज आर व्हाट, अब तो बोल दो, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये है क्या, नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं बेटा, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्या हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब फ्रीली मतलब फ्री में नहीं, फ्रीली मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कैन ट्रांसफर देम, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे ये दोनों के दोनों। तो सबसे पहला जो सवाल जनरेट होता है दिमाग में आता है वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या। वो तो ठीक है भाई, फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट इन राइटिंग होता है, बाकी मैं समझाऊंगा वो बात की बात है, लेकिन इसका हमारी लाइफ में बिजनेस में यूज कब और कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो क्यों का जवाब खोजते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ये अपना है ना दोस्त, इसका बिजनेस है, क्या नाम है इसका, यू नो, देवांशु। जो नहीं जानते उनको भी बता दूं, देवांशु नाम है इसका, साथ में एक और है अग्रवाल भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिजनेस है इसका, इसका बिजनेस किस चीज का है ना, हाँ ना ना ये अग्रवाल स्वीट्स का मालिक है ये स्पेलिंग लिखता भाई, क्योंकि ये इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया, कसम से अग्रवाल ने बड़ा कंफ्यूज किया सरनेम में स्पेलिंग लिखने का, है ना। देखा एक और नया निकल गया है, अभी कुछ ऐसे डबल GAR लिखते, कुछ ये जो मैंने लिखा ये लिखेंगे, कुछ भाई छोड़ दे, तू क्या लिखता भाई, AGAR वाला है भाई, ये थोड़ा अलग है। तुम लोग एक संस्था एक मीटिंग बुलाओ ना, एक मीटिंग बुलाओ, देखो ऐसा नहीं मैं अग्रवाल सरनेम के खिलाफ हूँ, एक मीटिंग बुलाओ पूरे दुनिया में जितने अग्रवाल लोग, और एक डिसाइड कर लो एक ही स्पेलिंग यूज कर ले, मीनिंग एक होता है, स्पेलिंग भी डिसाइड करके एक कर लो। जैसे मेरा अगर गुप्ता है ना तो गुप्ता सभी एक ही जैसा स्पेलिंग लिखते हैं, कितने गुप्ता बैठे यहाँ पे, कोई और है नहीं है, स्पेलिंग क्या लिखते हैं बेटा सब एक ही है ना, एक ही है ना, अबे स्पेलिंग तो एक ही है ना। अग्रवाल वाले कब करेंगे ये, इस चक्कर में अगर मान लो स्पेलिंग राइटिंग के लिए मतलब स्पेलिंग के ऊपर बच्चे को नंबर मिलना हो, और स्कूल में मैडम ने होमवर्क देख लिया कि 4 सरनेम लिख के आओ, 4 अग्रवाल लिख के पास हो जाएगा, टॉप कर जाएगा, ये लिखते हो सर आप, एक ही वॉल है या 2 डबल L है, वैसे ठीक है, कुछ ज्यादा ही कम लग रहा है तेरे वाले में, ठीक है। ये अग्रवाल है ना। अब ये भाई साहब का अग्रवाल स्वीट शॉप है इनका, मिष्ठान,
मिष्ठान ही लिख देता हूँ, अग्रवाल मिष्ठान बहुत ज्यादा है। एक तो मिष्ठान, अभी ये स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, मेरे कोई मिठाई की दुकान नहीं। और इसके नीचे लिखा हमारी कोई और शाखा नहीं है, हमारी कोई और दूसरी ब्रांच नहीं है। तो अग्रवाल मिष्ठान की ये मालिक एक्चुअली ये क्या करता है ना, ये बंदा ना बिजनेस जो करते हैं, ये केवल क्या करते हैं, इसकी खुद की दुकान, ये होलसेलर टाइप का है, मिठाइयाँ बना बना के छोटे छोटे रिटेलर, जैसे ये सुंडी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सब ऐसे मिठाइयों की छोटी छोटी दुकान चलाते हैं। ये लोग मिठाई खुद नहीं बनाते, ये अग्रवाल मिष्ठान से खरीद कर लाते हैं, और ये छोटी छोटी इनकी दुकानें हैं, इन दुकानों पे ये लोग बेचते हैं, ठीक है। नहीं जानते है ना, लाइक सुंडी मिष्ठान है ना, एंड तुम्हारा नाम ही अजीब पड़ेगा मिष्ठान के साथ, है ना, शौकीन मिष्ठान, हाँ शौकीन मिष्ठान, ये सही बैठेगा। और ये तुम्हारा पावा मिष्ठान, ठीक है, पावा मिष्ठान, ठीक है, जो भी है ये मिष्ठान है इनका, मतलब इनका अपना खुद का ब्रांड नहीं है। ये क्या करते हैं ना, अग्रवाल मिष्ठान से मिठाई खरीद के और ये अपने दुकानों पे बेचते हैं, और ये भाई साहब बना के इनको सप्लाई करते हैं। समझ लिया ना बिजनेस का पैटर्न। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी हैं, ये सुंडी हो गया, ये शौकीन भाई साहब हो गए, एसएच लिख देता हूँ, और ये हाँ ये, ठीक है, ये जितने भी है ना, ये सब दोस्त है इसके, है ना। तो अभी क्या हुआ ना, ये पहुंचा इसके दुकान पे, कौन, हाँ पहुंचा, सुंडी पहुंचा दुकान पे। अरे तेरा नाम थोड़े ना ले रहा हूँ, तेरा नाम संदीप है, इसका नाम मेरे एग्जाम्पल में सुंडी है, ठीक है ना। तो सुंडी पहुंचा कहाँ पे, इसकी दुकान पे। तो दोस्त आया, गले मिला, है ना, चाय पिलाई, कहता दोस्त और किस काम से आया, कहता कुछ मिठाइयाँ चाहिए थी, कहता कोई नहीं, मिठाई तो बता दे, ऑर्डर लिस्ट दे दे, पैक होता रहेगा, तब तक खाना पीना करते हैं, तो जब जाना होगा बताना। तो ये इधर से पैकिंग वैकिंग चल रही थी। अब सुंडी ना अपना टेम्पो लेकर गया था, मिठाई लाद के लाएगा, अरे समझो ना यार, टेम्पो पे लाद के लाएगा, सर पे लेकर आएगा इतनी सारी मिठाइयाँ। तो ये दिवाली के टाइम पे मिठाई लेके आया था, तो सोचो ज्यादा ही लाया होगा ना। तो ये अपना पैकिंग वैकिंग करके इस पे लोड चल रहा है, इधर भाई साहब आओ भगत में लगे, दोनों खाना वाना चल रहा है बढ़िया, पता नहीं क्या क्या खा रहे सब, है ना। तो खाना पीना चल रहा है। उसके बाद जब खा लिया बढ़िया से, टेम्पो पे सारा सुंडी ने सामान लोड किया, ना रेडी अपने घर जाने के लिए। इसको अचानक कुछ याद आया, क्या, पैसे, पैसे। दौड़ता भागता बाहर आया, कहता रुक जा भाई रुक जा। कहता क्यों रुक जाऊं, कहता पैसे तो तूने दिए नहीं। कहता वो दोस्त, आंखों में आंसू आ गए इसके, कहता दोस्त पैसे तो मेरी जेब में थे ही नहीं, तभी तो तेरी दुकान पे आया था। तो दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते, एक काम कर 3 महीने की उधारी दे दे, ठीक है, 3 महीने की उधारी दे दे। क्या 3 महीने का उधार दे दे, 3 महीने बाद मैं तुझे सारे पैसे चुका दूंगा, ये बेचकर चुका दूंगा तुझे, तू टेंशन ना ले, मैं कहीं भागने वाला, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। इसने इशारा किया किसकी तरफ, इसके दीवार पे एक पोस्टर चिपका था, है ना, क्या लिखा रहता है, उधार, आगे प्रेम की कैंची है। मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं लिखा था, उधार प्रेम की कैंची है ना। और एक और लाइन था, आज मैं आपको उधार दूंगा, कल आप गायब हो जाओगे, है ना। तो ऐसी ऐसी लाइन कई उसने चिपका रखी थी। कहता है ये भाई तुझे दोस्त पे भरोसा नहीं, कहता दोस्त पे भरोसा है, लेकिन मैंने ना बचपन में अग्रवाल हूं, बनिया हूं, बचपन में एक चीज सीखा था, क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये भाई तो बिजनेस अलग है और रिलेशन अलग है ना। इनका कौन सा रिलेशन था ये यही जाने, लेकिन रिलेशन था इनके बीच में, अलग था। ये अलग है, क्यों अलग है, कह रहे देख तू मेरा दोस्त है, तू मेरे घर पे आया, मैंने तुझे चाय पानी पिलाया, इज्जत खातिरदारी सबकी तेरी, हाँ जी बिल्कुल करी, लेकिन जब बिजनेस में आया तो भाई उधार नहीं चलता यहाँ पे, अब बता क्या करूंगा। कहता दोस्त देख बहुत मुसीबत में हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे नहीं है वरना मैं तो भूखे मरूंगा, मैं किसी दिन जहर वहर खा के मर जाऊंगा, सुसाइड नोट में तेरा नाम लिख दूंगा, ठीक है। कहता ये अलग मुसीबत पाल ली तूने। कहता ठीक है मैं तुझे 3 नहीं 4 महीने दूंगा, लेकिन किस बात पे दूंगा,
इस बात को मैं एक डॉक्यूमेंट पे लिख रहा हूं, इस डॉक्यूमेंट को तू क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद तू जा 4 महीने ले जा, 3 नहीं 4 महीने दूंगा तुझे मैं। ये डॉक्यूमेंट क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूं तेरे नाम से, एक्सेप्ट कर ले, 3 नहीं 4 महीने देता हूं तुझे, 4 महीने बाद आके पेमेंट करके जाना। सर इसको डर किस बात का था? पेमेंट नहीं आएगी, और उसने जुबान तो दी थी ना, लेकिन जुबान की कीमत है क्या? बोलो, नहीं ना, जुबान की कोई कीमत नहीं है भाई, और खासकर ऐसे लोगों के तो और है ना। कल को मुकर जाए कि मैंने कहा बोला था, मैंने तो तेरे से सामान भी नहीं लिया, किस बात का प्रूफ क्या है तेरे पास? भाग लिया पैसे लेके, ठीक है ना। सो मुद्दा ये है कि देयर इज अ इश्यू, क्या ट्रस्ट इश्यू है, सिक्योरिटी का इश्यू है। तो सिक्योरिटी के रूप में एक प्रूफ मिल गया, एक एविडेंस मिल गया कि एट एनी टाइम अगर डिफॉल्ट करता है तो कोर्ट में जाके पैसे निकलवा लूंगा। क्लियर है इतना? अरे बोलो ना। एक तो ये हो गया, रीजन है बता रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज होते हैं, एक रीजन ही हो गया। दूसरा रीजन ये कि भाई साहब ने जब गुड्स बेचा तो इनको पेमेंट कब चाहिए था? कब चाहिए था पेमेंट? उसी टाइम पे चाहिए था। और इनको क्या चाहिए था? इनको 3 महीने का टाइम चाहिए था। क्या एक टाइम पे दोनों की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हाँ, बाय यूजिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसने लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, ये चला गया बैंक और बैंक से पेमेंट ले लिया। अरे ठीक है भाई, थोड़ा कम पेमेंट मिलेगा, डिस्काउंट काट के देगा, लेकिन पेमेंट तो इमीडिएटली मिल गया। इसको पेमेंट मिल गया टाइम से, इसको पेमेंट करने का टाइम मिल गया। यानी एक बंदे को इमीडिएटली पेमेंट मिल गया, दूसरे बंदे को पेमेंट करने के लिए कुछ टाइम मिल गया, वो बैंक को बाद में पेमेंट कर देगा, तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल होता है इन सेटलिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पक्की बात बोलो। और ये जो बातें बता रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसमें बोला 2 चीजें आपको पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? प्रॉमिसरी नोट्स। दोनों ही आपको पढ़ने हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, दोनों ही पढ़ने हैं आपको। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक ये समझ में आया रीजन कि क्या क्यों यूज होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है भाई, चलिए अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इनके हिसाब से सर जी 2 तो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्या, दूसरा क्या, और तीसरा क्या, बताना। ये 3 ही प्रॉमिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात जनरली एक्ट्स में की जाती है। हालांकि चेक भी एक तरीके का क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। वो क्या है, कब है, बताऊंगा। ठीक है, हाँ होता नहीं है ट्रांसफर, हाँ कर देते हैं, कर देते हैं। वो अलग सिचुएशन। देखो तुम तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो मर्जी है ना तुम्हारी। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे ना इंटर में, तो वहां देखना ना, अभी इतना डीप में मत जाओ। और चेक तुम्हारे सिलेबस में गायब है, इसमें थोड़े हम चेक पढ़ेंगे यार। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज बिल्स ऑफ। ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। एक बात बताओ, जिसको पेमेंट मिलना यानी क्रेडिटर, वो डेटर को ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट करेगा पैसे लेने के लिए? श्योर, जिसको पैसे लेने हैं ऑर्डर देगा ना, पक्का। रियल लाइफ में ऐसा होता है? बोलो, ऐसा होता है रियल लाइफ में? पहले उधार दे दो, एक बार देकर देखो। मांगने के बाद क्या होगा? सामने वाले का मुंह उतर जाता है। अभी भाई ने मेरे से 1 महीने का उधार मांगा, मैंने इसको दे दिया। 4 महीने बाद मैंने कहा भाई तूने 1 महीने के लिए उधार लिया था, दे दे। तो आप पे इतना भी भरोसा नहीं है, मैं आपका पैसा ले लूंगा अपने, मतलब ऐसे सबके सामने मेरे से मांग लिया। ये होता है ना रियल में, यही तो होता है उधार देने का मतलब। उधार देने के बाद हाथ जोड़कर मांगना पड़ता है, या ऐसा रियल में होता होगा, यहाँ नहीं होता। यहाँ पेमेंट जिसको मिलना है वो बंदा ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? डेटर को, यानी जिसको पेमेंट देना है। ठीक है ना।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? ध्यान से देखना, लिख के दे रहा हूं, टेंशन मत लो। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैं एब्रिविएशन में लिख रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे होगा, रिटन फॉर्म में, इन राइटिंग which contains an unconditional order to, ध्यान देना, unconditional order to pay a certain sum of money to or to the order of ड्रॉर, वर्ड यूज कर रहा हूं टेक्निकल, बताऊंगा अभी, और बियर। इट इज अ कई चीजें इसमें नहीं लिखी है, वो अब फीचर्स में बताऊंगा, लेकिन बेसिक डेफिनेशन मैंने कवर कर लिया। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग व्हिच कंटेन्स एंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले बता दिया। व्हिच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये क्लियर होना चाहिए, अनकंडीशनल मतलब क्लियर ऑर्डर होना चाहिए, एकदम ऑर्डर सीधा दे रहे हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैंने बोला 4 महीने बाद आओगे और तुम 4 लाख रुपए पे कर जाओगे, ये सीधा कंडीशनल है या अनकंडीशनल? सर अनकंडीशनल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 4 महीने बाद तुम मुझे 4 लाख रुपए देकर जाओगे अगर मैं तुम्हें ये गुड सप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या, ये कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं बना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो क्लियर ऑर्डर होना चाहिए। किस चीज का ऑर्डर देना है भाई? पे करने का। क्या चीज? अमाउंट जो होगा, ये जो मनी होगी, ये क्या होनी चाहिए बेटे? सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी फिक्स्ड अमाउंट को पे करेगा। किसको पेमेंट करेगा? मुझे, या मेरे ऑर्डर पे किसी और को, या बियरर को। मैं बियरर प्रोमिसरी बियरर ये बना सकता हूँ, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में बियरर हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। बियरर मतलब क्या होता है? याद है बियरर के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया, याद रखने के लिए। क्या? जोर से बोलो। बियरर के लिए क्या वर्ड यूज किया था? बियरर डिबेंचर, इफ यू रिमेंबर। जिसके पास डॉक्यूमेंट है, हाँ एग्जैक्टली। क्या बोला था? अरे बोलो ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद आया? अरे भैंस के लिए उसके नहीं इशारा किया, उसको याद दिला रहा था, तू भी कम नहीं है। फसल चाहिए? फसल नालायक, मतलब वो भैंस दिख रहा है तुझे किस एंगल से? मेमने के जैसा तू बेचारा है, दुबला पतला, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अरे हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या हुआ मिस्टर विकी? मीन्स इफ यू हैव लाठी यू कैन टेक द भैंस। अरे यही तो है। अरे सिंपल है ना यार, लाठी है तो भैंस ले जा सकता हूं, नहीं है तो एग्जैक्टली दैट इज बियरर। मतलब तुम्हें मालिक मान लिया जाएगा भले तुम ना हो। बियरर का मतलब यही होता है, तुम मालिक नहीं हो फिर भी मान लिया जाएगा, तुम ले जाओ, पेमेंट ले जाओ, बियरर इंस्ट्रूमेंट पेमेंट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बियरर यही होता है, रिस्की होता है ऑब्वियसली, उधर यूज भी नहीं होता, जनरली यूज नहीं करते लोग, बट होता तो है ना, कोई डेयरिंग हो तो यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे फीचर्स की, ज्यादा क्लैरिटी वही मिलेगी, यहां से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको फीचर्स में। बिल ऑफ एक्सचेंज ही टॉपिक चल रहा हमारा। फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक फीचर्स की बात पहले करेंगे हम। पहला बेसिक फीचर है, ध्यान से देखिए,
इट मस्ट बी, clear writing. क्या बात है, मॉड्यूल छापना शुरू। इट मस्ट बी इन राइटिंग। अब चूंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट इन रिटन फॉर्म, तो ये तो रिटन में ही होगा। ओरल होता तो कोई मतलब नहीं था बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरल नहीं होता, क्लियर है? तो रिटन होना कंपल्सरी है। दूसरा, इट मस्ट बी क्या हुआ, प्रॉपरली स्टैम्प्ड। स्टैम्प लगा होना चाहिए। स्टैम्प मतलब क्या? अबे गधे, मुझे पता था तूने यही पढ़ा। स्टैम्प का मतलब, स्टैम्प पेपर भी कोई चीज होती है, वो होता है छाप देना। स्टैम्प मतलब छापना। अरे वाह, बहुत अच्छा, ठीक है सर। स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प पेपर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट बी डेटेड, ठीक है? इट मस्ट बी डेटेड। डेटेड क्या? अरे भाई अभी तुम्हें बताया ना कि 3 महीने का, 4 महीने का, तो काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? अरे कोई डेट तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए ना, बोलो भाई। तो वो जो डेट जिस दिन लिखा जाता है, वो जिस दिन से काउंटिंग होगी, वो डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखना। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल क्या? ऑर्डर टू पे a certain sum of money, ठीक है? तो देखो, अनकंडीशनल ऑर्डर होने के साथ साथ अमाउंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। एक निश्चित अमाउंट का पेमेंट करेगा, हाँ या ना? चलिए बेटा, क्लियर है यहां तक? सर्टेन सम ऑफ, मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत होगी। देखो, ये भी होना चाहिए। ड्रॉर, ड्रॉर मतलब क्या? जो लिखता है। और कौन लिखता है? जिसको पेमेंट लेना है। तो मैं इसको नाम दे दूं अगर क्रेडिटर का, तो गलत तो नहीं है ना? होगा तो बता देना। एंड ड्रॉई, दैट मीन्स जिसको पेमेंट करना है, डेटर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन है ये फिक्स होते हैं। लिखने वाला भी फिक्स है, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई भी फिक्स है। तीसरी पार्टी भी होती है, उसका नाम बाद में भी लेकर आऊंगा पार्टीज के टाइम पे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का? पेमेंट मस्ट बी legal tender money. What is the legal tender money? जो किस देश की? इंडिया की। हाँ, ये बात ध्यान देना, हर कंट्री की करेंसी है। नहीं, ये तो इंडिया के लिए पढ़ रहा ना मेरे भाई, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है। व्हाट इज द लीगल टेंडर ऑफ इंडिया? लीगल करेंसी ऑफ इंडिया इंडियन रुपीज, है ना? लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या? इंडियन रुपीज, है ना? व्हाट इज द लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी? सबसे छोटा सिक्का 50 पैसे। ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है,
गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया, 25 पैसे बहुत पहले बंद हो गया था कांग्रेस के टाइम पे, है ना। अब लोग अपने अपने हिसाब से डिमोनेटाइजेशन करते हैं। कांग्रेस ने 25 पैसे को किया था, मोदी जी ने 1000 2000 और 500 को किया था। तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। नो ऑफेंस टू कांग्रेसी भाई, देखो जो सच है वो सच है भाई। देखो ऑफेंस क्या है, इसमें ऑफेंस फील होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने सच में 25 पैसे का सिक्का बंद किया था उस टाइम पे, और मोदी जी ने सच में 8 तारीख को, याद है नवंबर में, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मोदी जी आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद, ये तो बंदा इतना पॉज लेता है ना, इतना पॉज लेता है ना ये बंदा कि 2-3 विकेट तो उस बीच की पॉज में गिर जाते होंगे। हार्ट अटैक से कितने निकल लेते होंगे। हाँ मतलब सोचो ना भाइयों और बहनों, इसके बाद पॉज, इतना बोलते हैं ना, कितने लोगों का तो ऐसे ही काम हो जाता होगा, है ना। ये तो मरते मरते बचा था 8 नवंबर को, लेकिन बच गया, अच्छी बात है ना। अबे बच गया तो अच्छी बात है ना। अरे तो बच गया तो अच्छी बात है ना। अच्छा किसी और को बोलो, तो ये बच गया था, ठीक है। देखिए अच्छा बच्चे, दुष्ट आदमी। उसके बाद क्या बोला था, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अच्छा तुम में से कई लोग उस दिन जब देखा होगा ना ये न्यूज, उसके बाद तुम लोगों से कई लोगों ने गूगल सर्च किया होगा कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। उसके पहले पता नहीं था, और उसके बाद कुछ लोगों ने जब बाद में न्यूज बना डिमोनेटाइजेशन, कुछ ने फिर उसके बाद सर्च किया होगा ये क्या था, है ना। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना, ये छोटे छोटे शब्द याद नहीं रहते। हालांकि मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा वो बोलते हैं, बाकी मुझे पता नहीं भाई, ठीक है। सो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो कौन सी करेंसी का हुआ था, 500 और 1000 के पुराने नोट, है ना। उसके बदले नए नोट आए, है ना। 1000 के आने वाले थे ना, 2000 के ला दिए ना। इस चक्कर में अन्ना हजारे ने अपना नाम बदल लिया होगा, अन्ना 2000 कर लिया होगा, 1000 वाला बैन हो गया ना, ठीक है। आज नहीं वो ठीक है, खुले नहीं मिले, बढ़िया अन्ना हजारे 2000 बन जाए, खुले ना मिले उनके। वो बंदा खुल जाए ना तो अच्छे अच्छों को खोल लेता है, बड़ा डेंजरस बंदा है। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है संदीप का, है ना। तो पेमेंट मस्ट बी लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब करेंट करेंसी ऑफ द कंट्री, द करेंसी विच इज इन सर्कुलेशन, द पास्ट करेंसी दैट इज नॉट लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी दैट इज नॉट लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब करेंट करेंसी ऑफ द कंट्री दैट इज इंडियन नेशनल रुपीज ना, विच इज इन सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो सब 50 पैसे का सिक्का नहीं लेते, तो भाई जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में जाओ, केस वेस करो, बढ़िया लगाओ, बढ़िया सा, है ना। अब हंसने की बात नहीं, बात तो सच है ये। अब ये भी नहीं है लीगल टेंडर का मतलब कि भाई इसको, भाई साहब को 50 लाख रुपए किसी को देने थे और एक एक का सिक्का उठा के बोरी भर के लेके गया 50 लाख, पहले तो इसको ही टांग दिया जाएगा, पहले इसको लटकाया जाएगा, क्योंकि इतना सिक्का रखना कॉइनेज एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है, है ना, है ना। एक लिमिटेड क्वांटिटी रख सकते हो। सोच रहा 5 लाख रुपए के तो लीगल टेंडर है, 50 लाख रुपए एक एक का सिक्का, गिरने की मजदूरी दे देगा बेचारा 10-12 लाख। पता है, अच्छा चलो फिर तो ठीक है। कॉइनेज एक्ट में कहीं 5-6 हजार के आसपास ऐसा कुछ होगा, देख लेना, वो मुझे क्या करना है यार, मैंने इतना थोड़ा पढ़ रखा है कि लिमिट है, पढ़ रखा है लिमिट है, सिक्कों की कुछ लिमिट होती है, इतनी लिमिट से ज्यादा सिक्के नहीं रख सकते। अब उसके बाद कितने तो भूल गया, क्या दिक्कत है, हमारी जिंदगी में यूज नहीं है सर, ठीक है। ये तो गूगल तुम्हें बता देगा ना कितने सिक्के रख सकते हो इंडिया में, कितने सिक्के कितने रुपए के, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो। नेक्स्ट, इट मस्ट बी बाय ड्रॉ। साइन तुम्हारे होंगे, वो एक्सेप्ट करेगा उसको, एक्सेप्टेड लिखेगा, तो एक्सेप्टेड के लिए सिग्नेचर करे क्या करे वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हें
एक्सेप्ट करेगा, ये मैंने नहीं बताया, इसमें लिखा हुआ पढ़ो, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, है ना? ठीक है ना? अरे एक पार्टी लिखने के बाद साइन करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा? तो फिर तो नहीं, ये वर्ड तो ये जनरली यूज होगा ना। ड्रॉ के टाइम पे साइन तो तुम्हारा लगेगा ना, ड्रॉ करने के टाइम पे, वो उसको वहां पे कोट किया गया, दूसरे के लिए एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है। अब वो साइन नहीं करना चाहता, नाम लगा, अंगूठा लगाना चाहता, कर सकता नहीं करना चाहता, है ना? है ना? है ना? बात समझ में आ गई ना? बस यही सब नहीं, अब ऐसा पता नहीं क्यों लिखा है भाई, जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, जो लॉ में है मेंशन वो मैं बता रहा हूँ। जो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी गई है उसके लिए मैं क्यों पीछे पड़ूं? पता चला ट्रू फॉल्स में कहीं 2 नंबर गलत हो जाए तो मुझे खोजोगे बाद में, कहाँ गया वो बंदा, है ना? ठीक है, यहां तक बुक में कोई पॉइंट मिसिंग है क्या? देख लेते हैं सर, आओ यार। लीगल करेंसी डन, स्टैम्प डन, एक्सेप्टेड पेमेंट, ठीक है। मनी मस्ट बी डेफिनेट पर्सन, मैंने बता दिया। ड्रॉई सर्टेन होना चाहिए, ड्रॉअर भी एक्चुअली सर्टेन होना चाहिए, बियरर को भी पे हो सकता है। मैं अभी इसको तो पहले डेफिनेशन में लिख दिया, दोबारा पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशनल, अरे प्रॉमिस नहीं होता, अरे भाई क्या होता? ऑर्डर होता है। ये प्रॉमिसरी नोट का छाप दिया यहाँ पे, ठीक है सर। देखो यहाँ पे लिखा होगा, अब आप मेरे को कह रहे हो ना, देखो मैंने थोड़े ना कुछ बनाया मेरे भाई, ये आईसीआई की लाइन की कोटिंग है, देख लो आप, ये कोटेशन है, साइंड बाय द मेकर। हु इज द मेकर? द ड्रॉअर, ठीक है ना सर? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इस चीज पे टिके रहना, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पे कहना क्या है, अ लॉट ऑफ टाइम जो मॉड्यूल, जो ऑथर्स, जो ये इंस्टीट्यूशंस है ना, ये एग्जैक्टली अपनी लाइन को ही खोजते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम जो भी आंसर इनको चाहिए इसी हिसाब से चाहिए, जब भी छोटे क्वेश्चन मिलेंगे खासकर उसके लिए, ठीक है सर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना यहाँ तक? इतना मीनिंग तो क्लियर है, फीचर्स क्लियर है, पक्का? चलिए अब बात करते हैं एक और पॉइंट पे, चलते हैं हम पार्टीज, इसकी बात करेंगे हम। कौन सी पार्टी? थर्ड पार्टी, थर्ड क्लास आदमी कहता थर्ड पार्टी, बस तीसरा है कौन? Who is the third one? अच्छा, क्या बात सर। देखिए, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज होंगी? ध्यान से देखिए, तो कितने होंगे वैसे बेटा? बताया था थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो। वैसे 3, कभी कभी 2। ड्रॉअर, और तीसरा पे। ध्यान से सुनो और जवाब देना। हु इज द ड्रॉअर? Who writes the bill? हाँ है ना? And that is, क्या नाम दिया मैंने इसको? क्रेडिटर का नाम दिया ना मैंने, तो यही नाम दिया तुम्हारे लिए। Who is drawing? बहुत अच्छे, पर्सन who accepts the bill, यानी ये दोनों बंदे फिक्स होते, पे पर्सन कहता हु पेज द बिल, हु रिसीव द पेमेंट। सही है बेटे, हु रिसीव द पेमेंट।
बिल नहीं बेटा, पेमेंट। ड्रॉवर तो रिसीव करता है। जरूरी तो नहीं है सर, बैंक में जाके पेमेंट ले लिया तो हु विल बी द पेई ऑफ बिल? बैंक को, क्योंकि बैंक ने आपको पेमेंट किया, बिल के बिहाफ पे पेमेंट तो बैंक को मिलेगा। अगर बिल का एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, मुझे दिया, मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया, पेमेंट किसको मिलेगा? तो who will be the payee? That person, exactly निखिल, यानी पेई फिक्स नहीं होता, ड्रॉर ट्रॉय फिक्स होता। क्लियर है? बाकी और भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई पार्टीज होंगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ऑल, ये सब वहां पे लॉ में ही होता है। हमारे लिए इतना एनफ है, ठीक है? इतना एग्जैक्टली, ड्रॉर भी पेई बन सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और हाँ, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड होता है ना, वो तो एक्सेप्शनल पार्टी हो गया ना, ठीक है ना, वो अलग चीज है बेटा ये, लेकिन ये बेसिक पार्टी, ठीक है? इतना क्लियर है? बोलो। यस सर। ये इतना ओके पार्टीज। चलिए एक और टॉपिक करेंगे हम अभी इसी टाइम पे फटाफट, क्या है वो? उसका नाम है क्या? फॉरेन बिल ऑफ। फॉरेन कहाँ है बेटा? आउट ऑफ इंडिया, बहुत दूर है। फॉरेन कहाँ है? बहुत दूर है। हेलो, फॉरेन कहाँ है? बहुत दूर है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए, अरे मजाक में नहीं हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। अब बहुत दूर अगर कोई चीज भेजना हो तो क्या होता है बेटा? अरे एरोप्लेन नहीं, दिक्कत तो आती है ना, पता नहीं पहुंचे या ना पहुंचे, क्रैश हो गया। ये खुद ही रहे तो भगवान तुम लोग की दुआएं हम सुन लेंगे, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं होगा, है ना? ये तो स्कूल बैग लेके कूद जाए ना तो भी बच जाएगा नेताजी की तरह, क्योंकि ये कूदेगा ना तो फिर भी गिरेगा कहाँ पता है? नाले में, वहां भी कुछ नहीं होगा इसको। तो सुनिए ध्यान से, फॉरेन बहुत दूर है एक्चुअली, तो बेटा अगर यहाँ से कोई भी चीज फॉरेन कंट्री में भेजी जाए तो मुश्किल है कि इजीली पहुंचे, मतलब तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बोला गया कि इसको ट्रिप्लिकेट फॉर्म में भेजा जाएगा। कितना? 3 कॉपी, और तीनों 3 डिफरेंट पोस्ट पे। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? एक दूसरे को क्या कर रहे हो? थोड़ा दूर होके बैठो, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, थोड़ा दूर होके बैठो, और दूर, और दूर। हाँ आप सही लग रहे हो, नहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था मुझे। चलो भाई, तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी कॉपीज बनाई जाती है सर? 3 कॉपीज, और तीनों 3 डिफरेंट तरीके से भेजी जाती है, एटलीस्ट एक तो पहुंच जाए। ये कब की बात है सर? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, बाबा आदम के जमाने का एक्ट। आज बताओ, आज तुम्हें लगता है नहीं पहुंचेगा? मेल नहीं कर देंगे? मेल सेंड कर देंगे। गारंटीड कुरियर सर्विसेज होती है हमारे यहाँ आज के टाइम में, नहीं पहुंचने में पेनल्टी भी देते हैं, सब फाइन भी लेते हैं, तो गारंटी भी तो होती है आजकल। अरे क्या नहीं पहुंचता बे? तुम बैठे बैठे, भाई तुम्हारा आईफोन कहां से आया था? इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है? चाइना, चाइना कहाँ है? बहुत दूर है ना, मतलब है ना दूर, आया तो वहीं से होगा ना। अबे चाइना से ही आया होगा, असेंबल तो वहीं हुआ होगा, लास्ट तो वहीं से निकला होगा। बोलो, इंडिया में बनने लगा ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो इंडिया वाला नहीं है, मुझे पता है, तुम चाइनीज लोग पहले से। अरे अभी लो, आज फाइन भी लगेगा, है ना? ठीक है, मुद्दा समझो दोस्त। तो चाइना से सामान इतना इजीली पहुंचा रहा है, तुम यहाँ बैठे बैठे खरीद रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा है? पहले होता था 1881 में, इतना इजीली आ जाता था। हाँ, ये तो वहां से चाइना से ज्यादातर दारू लेके आता था, दारू बॉटल, और आधे रास्ते में आधा खत्म कर जाता था। ये था ना उस टाइम पे। अरे वास्को डिगामा के मामा का लड़का है ये, है ना? ये वो कहाँ का था? पोर्टुगीज था, और ये बंदा था उसके पड़ोस में, स्पेन का था। व्हाटएवर, जहां से भी था उसके मामा का लड़का था ये, उसी टाइम से ये जिंदा है। ये मानव नहीं है, आदि मानव है।
है ना, नालायक। तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी कॉपी में, बीच में क्यों, मतलब तुझे आदत है क्या, मतलब ठीक है। सो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो 3 कॉपी होती है भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कह रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहां पे आपको याद रखना केवल इतना ही, क्या, drawn in triplicate and each copy is sent through different posts so that at least one copy can reach to the intended party, ऐसे लिख देता हूं, intended party। अब आप कहोगे सर ये कैसे साबित करोगे, आप झूठ भी तो बोल सकते हो, मैं लिखा हुआ दिखा देता हूं सर, बुक में। हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, क्या पता गूगल में भी पढ़ा लिखा बंदा ना गया हो। एक ही होगा, 3 कॉपी होगी। हाँ तीनों को और वो अपने क्रेडिटर्स को दे दे, ये तो मतलब डेटर्स को की पेमेंट कर दी। पहले कंफ्यूजन दूर कर, मेरे से बाद में पूछ रहे, कुछ और पूछना चाह रहा था, कुछ और निकल गया, फिर उसके बाद गड़बड़ हो गया, मिक्स हो गया, वो तो समझेगा नहीं। सर इधर देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये ट्रिप्लिकेट फॉर्म में जाएगा। ईच कॉपी सेंट बाय सेपरेट पोस्ट सो दैट एटलीस्ट वन कॉपी रीचेस टू द इंटेंडेड पार्टी। मैंने लाइन भी वही यूज करी है, कुछ भी अलग नहीं यूज किया है। अब ऐसा नहीं तीनों का पेमेंट करना है, पेमेंट किसी एक का ही करना है, क्योंकि तीनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। तीनों पहुंच गए तो 3 पेमेंट आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना सर, ठीक है। ट्रिप्लिकेट मतलब 3 होता है यार, 3 कहाँ लिखा है, तुड़ुआ है ना। देखो अगर आपने जिंदगी में कभी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा है तो ये देख लो आप, एक स्पेसिमेन आपके सामने है ना। कभी नहीं, क्या बात करती है, सब फालतू काम करने बैठे हैं। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ये लाइन भी लास्ट में नोट्स में मेंशन कर लेना, ये 4 अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो क्या होंगे वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा जितने भी होंगे सब क्या होंगे, इनलैंड, इंग्लैंड नहीं, ENG नहीं, INLAND, इनलैंड। इनलैंड मतलब देसी, है ना, क्या, देसी, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या लिखा, बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडिया, पेबल तो तुम यहां से जाके चांद पे ले जाके पेमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो यहां से ये फॉरेन हो गया, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड, फिर तो वही बोल रहे ना, चांद पे ले जाके पेमेंट करो, क्या दिक्कत है तो वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे क्या कहलाएंगे वो, देसी, यानी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सर लीगल टेंडर तो वहां पे यूज करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली देखो अगर मुझे कोई पेमेंट कर रहा है तो आई एम लायबल टू एक्सेप्ट ओनली दैट करेंसी व्हिच इज माय करेंसी एक्चुअली, ठीक है ना। मैं इतनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकता कि दूसरी कंट्री में जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। वो तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में अप्लाई होगा ना, वो तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का केस ही अलग है, और आज के टाइम में यूज ही नहीं होता मेरे भाई। आप करके देखो, नहीं मिलेगा, करेगा ही नहीं कोई। ठीक है,
बोलिए भाई, ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी थी। अब कहानी है प्रोमिसरी नोट्स की। प्रोमिसरी नोट, यू नो, आप लोग करेंसी नोट देखो, निकालो जरा। अरे मुझे नहीं चाहिए, निकालो रखो। सही है। पहले उसने 10 का नोट निकाला, फिर इसने 100 का निकाल दिया, तो उसने 500 का निकाल दिया। लड़ाई जारी। सर इससे प्राइसिंग हो जाता है ना, निकाल दो। लाया नहीं मतलब घर कैसे जाओगे? अरे जेब में 10 रुपए का सिक्का सॉरी नोट तो होगा, लाते ही नहीं है। बड़ा चालू आदमी की खर्चा ना हो जाए। ये भी दूसरे से लिया होगा तूने पक्का, है ना, मुझे पता है। तो राइडर को कैसे पे करता है? काइंस में, है ना, कैश नहीं काइंस में। है ना सबके पास? 2000 रुपए का नोट निकाल रहा, रुको। अब जब इसी पे निकालना तो सस्ता काम क्यों करें? लिए रहो, हो सकता तुम्हें यहाँ दिखाई ना दे। ये देखो देवांशु, तुम्हारे बापू। हाँ भाई, ये चिल्ड्रंस बैंक वाला ना निकाला ना, कोई भरोसा नहीं, महात्मा गांधी सर मजाक कर दिया जाए। वाह, अरे यार दोनों साइड मिल गया, लो अच्छी बात है, बट मुझे एक ही साइड चाहिए था नोट का। अब जूम करने में पे सही दिखाई देगा। क्या बात है यार सर, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना प्रोमिसरी नोट समझाने के लिए, ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है। अरे इधर आओ, ये कलर बदल रहा है यार। क्या लिखा है? और ये इंग्लिश में पढ़ ले, तुम्हें हिंदी तो वैसे भी समझ नहीं आई होगी, इंग्लिश भी नहीं आती वैसे तो। आई प्रोमिस टू पे द सम ऑफ बियरर, मतलब धारक होता है ना, ठीक है भाई। अरे उर्जितार पटेल, ये पुराने कहानी है इनकी, ये पुराने थे। ये क्या आ गया? ये तो ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका आ गया 2000 का। अरे नहीं चाहिए, विदेशी मुद्रा नहीं चाहिए। इसमें भी वही लिखा होगा, छोड़ दो। अब ये देखो ना, कुछ लिखा है, ये तुम्हें समझ में आ जाए बता देना। श्रीलंकन रुपीज, हाँ हाँ, श्रीलंकन रुपीज, बढ़िया भाई। तो भाई ये समझ में आया, धारक मतलब बियरर। और एक बात बताओ, वर्ड कहां से शुरू हुआ? प्रॉमिस से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ? आई प्रॉमिस, मैं वचन देता हूं। तो जब किसी डॉक्यूमेंट या रिटन फॉर्म में someone is promising you to pay something, that is promissory note or not? अरे भाई, तुम्हें वचन दे रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तो क्या है वो? प्रॉमिसरी नोट। कौन वचन देगा? पेमेंट रिसीव करने वाला, यानी डेटर या क्रेडिटर? पहले ये बताओ, क्रेडिटर रिसीव करने वाला या पेमेंट करने वाला डेटर? पेमेंट करने वाला। प्रॉमिस तो वही करेगा ना, बोलो। ये तो क्लियर है ना भाई? देखो, जो प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे, कौन प्रॉमिस कर रहा है? गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पे गवर्नर पुराना वाला है, बट अभी ठीक है, नया गवर्नर आ चुका है, उससे भी प्रॉमिस करवा के यही मिलेगा कि आई प्रॉमिस। तो इज इट अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट? यस, है ना? अगर ऐसे देखा जाए तो यस। बट सर, आपके इस उम्मीद पे इसलिए पानी फेर दिया गया क्योंकि कैन वी मेक प्रॉमिसरी नोट? हम बना सकते हैं प्रॉमिसरी नोट?
बना तो सकते, तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसको प्रॉमिसरी नोट बोल दिया जाता तो तुम में से कोई पढ़ने नहीं आता। हर घर में केवल एक ही काम होता नोट छापने का, है ना। पड़ोसी को फोन लगा के, गुप्ता जी आज कितने छापे? अरे ज्यादा नहीं अग्रवाल जी, आज तो ये 4000 करोड़ छाप पाया, क्योंकि वो छोटा बेटा ना वो गया था कुछ बाहर गया था काम से, और बड़े वाले का तबीयत खराब था, है ना। मतलब ये बिजनेस चलता मेरे भाई, नोट छापने का बिजनेस नहीं चलता। तुम पढ़ क्यों रहे हो? मेन मुद्दा क्या पढ़ाई का? नाम वाम कुछ नहीं, बात की बात है, पहले पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव है। झूठ मत बोला करो मेरे से। पहला उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। सच बोला करो भाई, मेरे से ज्यादा मेरे से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं ही हूँ, नहीं मैं ही तुझे सिखाऊंगा। हाँ, मेरे से ज्यादा झूठ भी नहीं बोल पाओगे, ये भी बात सही है। मैं ही तुम्हें, देखो बाकी टीचर्स तुम्हें आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, मैं तुम्हें पैसे कमाने का तरीका भी सिखाऊंगा और सिखाता भी हूँ। चूना कैसे लगाना है हाँ है ना। तो भाई देख, मेरे से झूठ बोलने कोई फायदा नहीं, सच बोलो। क्या करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? लालची लोग, लेकिन पढ़ाई तो सच में इसीलिए कर रहे हो बेटा। तो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर पैसे घर में छापने का ऑप्शन मिल जाता तो पढ़ने आते तुम। ये कह रहा मैं फिर पढ़ाई को मैं दूर दूर तक नहीं देखता। बचपन में ही करोड़पति पैदा होता मैं तो। बचपन में मम्मी पापा उंगली पकड़ के चलना नहीं, नोट छापना सिखाते। ठीक है बेटा, देख नोट ऐसे छापा जाता था। गांधी जी के ना बाल नहीं होने चाहिए, अगर वो आएगा तो गड़बड़ है, नोट चलेगा नहीं। ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? तुम कौन से गांधी के रिश्तेदार हो, इतना सीरियस होकर बैठ गए? नोट छापने का बिजनेस करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जेल में जाने का बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, शुभ संयोग चल रहा है, पंडित जी ने बताया अभी। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो प्रोमिसरी नोट ना एक्चुअली क्या है, ये भी है प्रोमिसरी नोट, लेकिन डायरेक्टली इसको मना कर दिया गया बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या बोला गया? अब प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, तो ठीक है। बट आगे क्या बोला गया सर, ये देखो क्या बोला। नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी। बैंक नोट और करेंसी नोट में हर फीचर था प्रोमिसरी नोट का, लेकिन इसको एक्सक्लूड करना जरूरी था। ये प्रोहिबिशन आरबीआई ने लगा रखा है, ठीक है ना सर, कि बैंक नोट और करेंसी नोट को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी होंगे सब प्रोमिसरी नोट होंगे, जिसमें क्या होगा? अनकंडीशनल यानी प्रॉमिस। अनकंडीशनल क्या? प्रॉमिस होगा। अंडरटेकिंग मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा। क्या करेगा सर? साइन करेगा, मेकर ही साइन करेगा। मेकर कौन होगा यहाँ पे? डेटर। यहाँ कौन होगा? मेकर। डेटर होगा। डेटर मतलब जिसको पेमेंट करना, वो जो पेमेंट रिसीव करेगा वो नहीं करेगा। पिछले वाले में जो रिसीव करता है वो लिखता है, यहाँ कौन लिखेगा? जो पेमेंट करने वाला है, डेटर। और ऑब्वियसली प्रॉमिस वही करेगा, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। स्पेशली लाइन कोटेड है, कैन नॉट बी पेएबल टू। और करेंसी नोट क्या था? आई प्रॉमिस टू पे द। नाउ दैट इज द लाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में साफ साफ मना किया गया है कि प्रोमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता। बियरर होता तो हम घर पे नोट छापते होते। मैं भी यहाँ पढ़ाने नहीं आता, है ना। क्यों आता बे? तुम यहाँ पढ़ने नहीं तो मैं पढ़ाने किससे आता? हाँ, तुम पढ़ने आते? मैं आता पढ़ाने फिर। और मुझे यहाँ आके पढ़ाने के पैसे कौन देता फिर? किसको पढ़ाने के पैसे मिलते? और जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले वो यहाँ आके बैठते, वो भी अपने घर पे नोट छाप रहे होते। पूरा इंडिया एक ही काम होता है। कोई पूछता लड़का क्या करता है, शादी के लिए आया, क्या करता है? नोट छापता। बहुत अच्छा नोट छापता है। तो अपने नोट वो जेब में लाता और आपके वाले नोट में लाता। अच्छा, मेरे वाले से अच्छा छापा है, रिश्ता दर्द है ना। ऐसे तो कुंडली नहीं मिलाते, नोट मिलाते, है ना। नोट अच्छा छाप लेता, चल फिर रिश्ता डन। इसका वाला नोट तो पाकिस्तान में भी चल जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ना। प्रोमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता। सर आपकी उम्मीदों पानी फिर गया, है ना। इस चक्कर में रिश्ते नहीं होते बेटा। ठीक है, अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके नोट्स बेटा आप यही लिखोगे जो यहाँ लिखा है, क्योंकि एकदम कंसाइज लिखा है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं खींच रखा। दिख रहा है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो बहुत ज्यादा था ना,
इसलिए मैंने कंसाइज करके नोट्स बना दिया। अब इसमें ये लिख लेना, क्या दिक्कत है, इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब प्रोमिसरी नोट इज अ नोट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड ऑल, जो भी बता दिया मैंने। फीचर्स पे आ जाओ। इट इज इन राइटिंग, ऑब्वियसली ओरल नहीं हो सकता, सेम फीचर है। इसमें प्रॉमिस होगा, क्लियर प्रॉमिस होगा। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, मतलब मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें पेमेंट करने के लिए लायबल हूं, तो इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? नहीं, मुझे क्लियर प्रॉमिस करना पड़ेगा कि दैट आई एम रेडी टू पे यू आफ्टर सम टाइम। अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा, कोई शर्त नहीं होगी। देखो ये लिखा है ना, जैसे एज सून एज आई कैन, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ये नहीं होगा प्रॉमिसरी नोट, अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रोमिसर और मेकर, दैट इज व्हाट, डेटर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट। मेकर यानी वही डेटर की बात कर रहा, अ सर्टेन पर्सन। पे भी यहां पे क्या होगा, तो पे वर्ड से ज्यादा सही था क्या, प्रॉमिसी। प्रॉमिसी ये सर्टेन होना चाहिए, जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, ये सब सर्टेन ही होगा, मैं बता रखा तुम्हें। लीगल टेंडर होना चाहिए, बता दिया। शुड नॉट बी पेएबल टू द बियरर, ये क्यों, आरबीआई कहता है, सावधान रहे, सतर्क रहे, है ना। आरबीआई क्या कहता है, अरे यही तो कहता है भाई, जो अभी बताया, बियरर नहीं हो सकता क्या, प्रॉमिसरी नोट बियरर, क्योंकि नोट जो करेंसी नोट है वो बियरर प्रॉमिसरी नोट है, जो केवल और केवल कौन छाप सकता है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरे को अधिकार नहीं है, ठीक है ना भाई, बोलो आगे। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एंड इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। अरे एक्सेप्टेंस का एक, मैं ही प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं ही साइन कर रहा हूं, तो मैं ही तो उठा के दे रहा हूं, बात खत्म। सामने वाले को क्या करना है, उसको रखना है अपने पास, पेमेंट करना है, इसमें क्या का एक्सेप्टेंस, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, हो गया। तो सामने वाला रिजेक्ट तो कर सकता है, रिजेक्ट क्यों करेगा, पैसे वो बोलेगा कि प्रॉमिसरी नोट में कैश चाहिए, तो वो तो अलग बात है ना, वो तो चेक को भी रिजेक्ट कर सकता है, वो तो एक्सेप्शन हो गया ना बेटा। ये स्पेसिमेन है, ठीक है दोस्त। डिफरेंस आपको रीड करना है, अब सबके मॉड्यूल में होगा, ठीक है ना, डिफरेंस आपको रीड करना है। इसके बाद आ गया ये, तो पार्टीज की अगर बात करी जाए, कितनी पार्टीज हो गए इसमें, प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज हुए 2 पार्टीज, यहां पे होंगे 2, पहला होगा मेकर और दूसरा होगा पे, या प्रॉमिसर प्रॉमिसी भी बोल सकते हो, मेकर और पे भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है इतना बोलो। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या, टर्म ऑफ बिल। टर्म तो देखो, टर्म ऑफ बिल जो होगा, इसके नोट्स भेज दो मैं तुम लोगों को, अलग से भेज देता हूँ। टर्म ऑफ बिल देखो, डिसाइड करना, देखो टर्म क्या होता है, जो ड्यूरेशन दिया रहता है, 3 महीने 4 महीने ये ड्यूरेशन होता है। और ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा, अच्छा लिखा ही है, यही देख लेंगे। ड्यू डेट, हाउ विल इट बी कैलकुलेटेड, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लिखना है, डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बिल है प्लस, और 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप एवरेज ड्यू डेट वाली क्लास में थे या वीडियो देख लिया है तो आपको पता है 3 दिन वहां भी जुड़वाया था, तो 3 दिन ये बाय लॉ मिलता है आपको, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के मिलते हैं। इसके बाद जो डेट आएगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है सर, ये निकालना आपको सिखाया होगा। अच्छा, ये डेट ऑफ बिल डिपेंड करता है ना कि बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है, 2 तरीके का बिल लिखा जाता है, याद रखना, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। आफ्टर आफ्टर है दोनों में, याद रखना, बिल एट साइट नहीं है बेटे, याद रखना, क्या नहीं है, बिल एट साइट नहीं है, क्लियर है। बिल आफ्टर डेट क्या होगा, बिल आफ्टर डेट मतलब यहां पे जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन को डेट ऑफ बिल मान लेना, ठीक है। और बिल आफ्टर साइट का मतलब जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस हुआ उस दिन से काउंटिंग शुरू करनी है, क्लियर है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ये क्वेश्चन में मिला होगा। अगर बिल आफ्टर डेट है तो काउंटिंग कहां से शुरू करोगे, जिस दिन लिखा गया वहीं से शुरू करोगे, और अगर बिल आफ्टर साइट है तो कहां से शुरू करोगे, जिस दिन एक्सेप्ट किया गया वहां से शुरू करोगे। दोनों सेम होंगे तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अलग अलग हुए तो दिक्कत बढ़ सकती है, तो इसलिए ध्यान देना वहां पे लिखा रहेगा,
ठीक है, ये कंपैरिजन है बिल ऑफ ड्यू डेट कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो और तरीके का बिल होता है, ये तो ठीक है ना, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। तो बेटा मैं अभी आपको लास्ट में पूरे स्क्रीनशॉट देता हूं, क्या क्या आपको नोट्स में रखना है पूरा देता हूं, टेंशन मत लो। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें दो तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज आएंगे। क्या आएगा? बिल आफ्टर डेट, वो वाला नहीं, यहां अलग बेसिस चल रहा है, उसको अलग याद रखना है, इसको अलग। और बिल एट साइट, उसमें क्या था बेटा? आफ्टर साइट। ये केवल और केवल ये क्लासिफिकेशन किसके लिए था? जब आप ड्यू डेट निकालने जा रहे थे उस टाइम के लिए था। और ये किसके लिए है? जब आप टाइप ऑफ बिल बताने जा रहे हो। देखो ये बिल आफ्टर डेट का मतलब हुआ पेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम। फिक्स टाइम के बाद पेमेंट होगा। और ये पेबल ऑन डिमांड, जब मांगो तब पेमेंट। इसका पेमेंट कब होगा? एक फिक्स टाइम के बाद होगा। जैसे बोलते हैं ना 3 महीने 4 महीने, वो सारे के सारे बिल कौन से बिल है? बिल आफ्टर डेट। इसी बिल आफ्टर डेट में से ये आ रहा है, ये जो आ रहा है ना बिल आफ्टर डेट है, ये भी आफ्टर डेट है, ये भी आफ्टर डेट है। लेकिन क्लासिफिकेशन यानी डेट ऑफ बिल के लिए अलग क्लासिफिकेशन चलाया है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना। लेकिन जो टाइप की बात करोगे तो ये मिलेगा आपको। बिल आफ्टर डेट में जो आपका बिल है ना, वो कुछ टाइम बाद 3 महीने 4 महीने 10 दिन 15 दिन कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। और बिल एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड पेमेंट होगा, जब मांगो तब पेमेंट। एग्जाम्पल दो इसका, कुछ मत दो, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल क्या होगा। चेक, साथ साथ यही है। चेक कब पेमेंट मिलता है? चेक का जिस दिन लिखा गया उस दिन के बाद कभी भी पेमेंट ले लो, इमीडिएटली जा सकते बैंक में। हाँ जा सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज का होगा ऐसा नॉर्मल। सो चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए। चेक भी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। कैसे सर? उसमें तो 3 पार्टीज है ना यार, 3 पार्टीज। ड्रॉअर कौन लिखता है चेक? अकाउंट होल्डर। ड्रॉअर फिक्स है, फिक्स है अकाउंट होल्डर। ड्रॉई बैंक, बैंक भी फिक्स होता है। और पेई, ड्रॉअर खुद के नाम से चेक लिख सकता है, पड़ोसी के नाम से लिख सकता है, किसी को भी पेई बना सकता है। तो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा। बट ये कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है? बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड, यानी एट साइड, पेएबल एट साइड। यहां पे डेज ऑफ ग्रेस कितना होगा? जब ऑन डिमांड पेमेंट है, लेके जाओ तुरंत पेमेंट, तो डेज ऑफ ग्रेस का पंगा नहीं है सर, याद रखना इस चीज का। ठीक है ना, समझ में आई बात? आप हाँ जी, वो टाइम तो बैंक की प्रोसेसिंग की वजह से लगता है, लेकिन सेम बैंक का चेक सेम डे क्लियर होता है। हाँ सेम बैंक का सेम डे क्लियर होता है। हाँ अलग बैंक होगा तो प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा ना। अब इस पे एक जोक था, एक बैंक मैनेजर से पूछा गया, एक बंदा गया, एक बड़ा समझदार व्यक्ति है ना, जो ज्यादा 30 मार्क का है, समझ गए होंगे इसको एग्जांपल में किसको रख सकते हो 30 मार्क का। ठीक है, वो गया ना बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक में गया, बैंक मैनेजर के पास, कहता है सर मैं जिस बैंक का चेक दे रहा हूं ये सामने रहा वो बैंक है ना, और आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप फिर से 3 दिन की बात क्यों कर रहे हो? यहां से पेमेंट लाके ऐड कर दो। बैंक मैनेजर था चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ। हाँ बैंक में जॉब करके बैंक मैनेजर नहीं बन सकता? अच्छा कर, हाँ बैंक मैनेजर था, पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा था, मैंने पढ़ाया था। क्या जवाब देता सुनो, कहता सर सपोज करो आप रास्ते में जा रहे थे और शमशान घाट के बगल में आपकी डेथ हो गई, तो आप बताओ वहीं निपटा देंगे या पहले घर ले जाएंगे?
प्रोसीजर के लिए कहाँ ले जाएंगे पहले, फिर ले आएंगे ना। तो बस समझ जाओ, ऐसा ही जवाब था सर। 3 दिन इसीलिए लगते हैं ना, बैंक सामने है तो क्या हुआ, बोलो, बैंक सामने है तो क्या हुआ। अब इसके भी सामने कई लोग रहते हैं तो देख तो सकता है, डायरेक्ट नहीं ना हो जाएगा। बैंक सामने है तो क्या हुआ भाई, फॉर्मेलिटी करने तो जाना पड़ेगा ना, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने। वही है, शमशान घाट सामने है तो क्या हुआ, मर गए तो पहले घर तो ले जाएंगे, फिर वहां से 4 लोग लटका के लाएंगे ना। वही था, बढ़िया जवाब था वैसे। चलिए, ये नोट्स तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो हो गया। ये हो गया, ये भी हो गया था शायद। इसके बाद मैंने बोला आपको प्रोमिसरी नोट के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये पूरा ही लिखना है। रुक जाओ, एक फ्रेम पे लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंस आपको रीड करना मॉड्यूल से, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीएमए वालों, अगर आपको देखो आपके बुक में पता नहीं होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया। इसका अरे रीड तो करने में आ जाएगा। हो गया, डन। हो गया ये। अब क्या, भेज देना भाई। कौन सा वाला, कौन सा वाला, इसके बाद वाला, ये नहीं आया। डन है, हो गया, ग्रुप में भेज लेना अपने अपने। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।